पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर कोविन ऐप से जुड़ी कई शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों ने भाषा को लेकर दिक्कत बताई है, तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए समय तय करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस आने के बाद कोविन ऐप में कुछ बदलाव भी आए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने कोविन एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर RS शर्मा से खास बातचीत की। Joining us now is the chairman and the lead of the CoWIN platform, Dr. RS Sharma. Plenty of changes that have happened और मैं डॉक्टर साहब से का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि कुछ सुधार हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं कोविन प्लेटफॉर्म पर, खासकर नए गाइडलाइंस के बाद। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं विस्तार में। नहीं, पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद से अब तक इसके तीसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। दूसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का, और पहले 60 वर्ष से किया था, उसके बाद में 45 वर्ष से उसको किया गया। और तीसरे चरण में जो कि भारत सरकार के माध्यम से तो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है। तो जाहिर है इन तरह के तीनों जो फेज हुए, उन तीनों फेजों में उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे लोगों के, और उसी हिसाब से कोविन प्लेटफॉर्म में हमने परिवर्तन किए। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कोविशील्ड के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लैग है दो वैक्सीन के बीच में, उनके टाइम लैग को चेंज किया गया और उसमें उसी प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कैसे अपना सेशन बना सकता है। तीसरा जो हुआ अंत में कि जो एक प्रकार से कैप्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने एम्प्लॉइज को उनको कराना है वैक्सीनेशन, तो उसके लिए जो उनका वैक्सीनेशन होगा ऑन साइट कैंप पर, तो ये सब अलाउ किया गया। तो ये सतत जैसे जैसे देखिए, मैं ये मानता हूं कि इट इज द पॉलिसी विच शुड ड्राइव द टेक्नोलॉजी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, उन नीतियों को हमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको इनकॉर्पोरेट करना और उनको एनफोर्समेंट करने में मदद करना ही हमारी जिम्मेवारी है। तो इसी प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन करते रहे, जैसे जैसे नीतियों में सुधार और परिवर्तन होता रहा है। एक आलोचना जो डॉक्टर साहब आ रही है वो ये है कि लैंग्वेज की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो कई जगह जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अगर रजिस्टर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये सहूलियत जो है वो डिजिटली लिटरेट के लिए तो है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं है। देखिए, ये एक प्रकार से मैं मतलब जहां तक पूरी तरह से इसको मैं नकार नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, कुछ लोगों के पास फीचर फोन है, और जाहिर है कि स्मार्टफोन पर ही एप्लीकेशन चलता है, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन ये बात भी साथ साथ आपको माननी होगी कि हिंदुस्तान में 700 मिलियन 70 करोड़ इंटरनेट के कनेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में आज 4G है, जो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए तकनीकी तौर पे, कनेक्टिविटी के तौर पे हम लोग आज डेफिशिएंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो प्रक्रिया बनाई हुई है इसमें रजिस्ट्रेशन की, वो बहुत सिंपल है। वो बेसिकली एक फोन पर आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड है आपको, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो स्मार्टफोन नहीं है, तो आप अपने किसी मित्र के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और सारे का सारा उसके बाद फीचर फोन पर ही आपके पास सूचना आएगी। तो ये, और कॉमन सर्विस सेंटर्स दूसरा एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख है हमारे पूरे देश में, 6 लाख गांवों के बीच में। तो हर 2-3 गांव पर एक कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर हमने पूरी तरह से सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे आप उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्टली, आप जानते हैं कि वॉक इन्स भी अलाउड है, इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वो जो है वॉक इन आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, आप जाकर के उसको करा सकते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि केवल डिजिटली लिटरेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ये काफी तरह से इंक्लूसिव सिस्टम हमारा है, जिसमें कि हम दोनों ही तरह के लोगों को, चाहे वो डिजिटल लिटरेट हो वो भी, और साथ साथ जो जो वॉक इन करना चाहते हैं, जो केवल बिना रजिस्टर कराए जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई समस्या हमको नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म जो हो रही है, वो क्रिटिसिज्म बाय द वे, ये क्रिटिसिज्म 1 मई से प्रारंभ हुई है। उसके पहले ये डिजिटल डिवाइड वाली क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा नहीं थी, और कारण यही है कि 1 मई के बाद से आपने देखा होगा कि 18 साल के लोग, जो कि 18 से 45 वर्ष के लोग जिनके लिए खोला गया, उनमें करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। और जो ड्रग्स और जो वैक्सीन की जो सप्लाई है, जो राज्य सरकार जिसको अरेंज कर रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर अरेंज कर रहे हैं, उनकी जो जो सप्लाई की मात्रा है, वो मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब करीब करीब देखिए आप कि पिछले 15-20 दिनों से, जब से ये पॉलिसी लागू है, तब से करीब 30-35 लाख 40 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट, 50-60 लाख शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट करीब करीब 3-3.5 लाख लोग प्रतिदिन एवरेज वैक्सीनेट हो रहे हैं इस एज ग्रुप के। और इस एज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन है करीब 6 करोड़। तो आप सोचिए कि 6 करोड़ में 3 लाख लोग अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो जाहिर है डिमांड बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सप्लाई कम है। जो 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 मारामारी एक प्रकार से मान सकते हैं इस ग्रुप के लिए हो रही है, वो उस प्रकार की स्थिति 45 साल से ऊपर के लिए नहीं है। 45 साल के ऊपर के लिए आज भी आप आराम से वैक्सीन की मतलब स्लॉट पा सकते हैं। तो ये जो समस्या है, ये मैं मानता हूं, ये समस्या कोविन की समस्या नहीं है, प्लेटफॉर्म की समस्या नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्लेटफॉर्म काफी इंक्लूसिव है। ये समस्या एक्चुअली डिमांड सप्लाई की समस्या है, जो मुझे लगता है कुछ दिनों में, अगले निकट भविष्य में ही ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल्स बढ़ जाएंगे, और फिर कोई समस्या नहीं मिलेगी, आसानी से स्लॉट्स लोगों को मिलेंगे। लोकेशन और जियो टैगिंग का जो इशू है, ये कई राज्य सरकारों ने इसको रेज किया है, और कई राज्य सरकारें अपने खुद का प्लेटफॉर्म चाहती हैं, जिसके थ्रू वो वैक्सीनेशन की डोसेज को और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करना चाहती हैं या फिर उसको मैनेज करना चाहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बनाया है तो अब एक्चुअली प्लेटफॉर्म तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। केंद्र सरकार डायरेक्टली कोई वैक्सीनेशन नहीं कर रही, आप जानते हैं इस बात को। वो सारे के सारे कार्य तो राज्य सरकारों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के बीच में अगर इस प्रकार का सहयोग और कोलैबोरेशन नहीं होता, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही नहीं सकता था। ये तो सारा काम फील्ड लेवल पे तो हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं राज्य सरकारों के, वो सब कर रहे हैं। तो ये नहीं है, और एक्चुअली जियो टैगिंग भी समस्या नहीं है। ये जियो टैगिंग वगैरह जो है ना, ये कोविन में भी ये इसी प्रकार की व्यवस्था है, और हम लोग कोविन में अगले 1-2 दिन में मैप से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जियो टैगिंग है। ये बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ ने कहा है कि हमको अपना अलग एप्लीकेशन बनाने दीजिए, क्योंकि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हो सकता है अलग अलग हो। तो हम लोगों ने एपीआईज को, जो एपीआई है उसके प्लेटफॉर्म के, जो पब्लिक एपीआई हम लोगों ने शुरुआत से ही बता दिए थे, उन एपीआईज को हम पब्लिश कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी जो है 1-2 दिन में हम डिसाइड करके, सो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एप्लीकेशंस बना सकेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी अपने एप्लीकेशन बना सकेगा, इसमें कोई समस्या हमको नहीं है। तो एप्लीकेशन रखना और कोविन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना दोनों ही एक ऑर्थोगोनल इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज है, इनमें कोई संबंध नहीं है। और कोविन प्लेटफॉर्म तो सबको इंफॉर्मेशन देता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे पास हम जिलावार, तिथिवार कितने वैक्सीनेशन हुए, इवन फैसिलिटी वाइज हम वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सब देते हैं। तो एक प्रकार से एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इसी ट्रूथ के माध्यम से हमको पोर्टेबिलिटी मिलती है। मान लीजिए एक आदमी ने झारखंड में आज वैक्सीनेशन कराया और वो व्यक्ति दिल्ली आ गया, तो अगर मान लीजिए डेटा अगर अलग अलग रहेगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी कि दिल्ली में आके उसका डेटा ही नहीं मिलेगा दिल्ली। तो एक प्रकार से ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए इस प्रकार का एक ओवरऑल सिस्टम जरूरी है। साथ ही साथ हम देश में ये बता सकेंगे कि भाई कौन कौन से एरिया में कम लगा है वैक्सीन, कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो पॉलिसी इनपुट भी इस डेटा के माध्यम से मिलते हैं। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट सबको मिलता है, फर्स्ट सर्टिफिकेट, वो डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, वहां पर देखते हैं लोग भाई आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो ये सारे लाभ इस पोर्टल के हैं। और ये पोर्टल जो है, जहां तक जैसा मैंने शुरुआत में कहा,
जो जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल में परिवर्तन होता जाता है। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे परिवर्तन, लगभग सभी परिवर्तन राज्य सरकारों के सुझाव के आधार पर ही हमने पोर्टल में किए हैं। उनसे ही सुझाव आया है कि आप इसमें ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। तो ये इसी प्रकार से हम लोग पूरे कोलैबोरेटिव तरीके से राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। सारे राज्य सरकारों के हेल्थ सेक्रेटरीज और बाकी लोगों से हम लोग नियमित रूप से इंटरेक्ट करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और उनके सुझावों पर कार्यान्वयन करते हैं। तो आपका ये कहना है कि अलग-अलग राज्य जो है अपनी भले ही एप्स बना ले, लेकिन वो फिर भी कोविन प्लेटफॉर्म से लिंक्ड रहेंगी, यानी कि राज्य सरकारें भले ही अपनी तरीके से एपीआईज कुछ दिन के बाद कर लें, तो फिर भी वो उनको वो डेटा जो है वापस जाकर कोविन से लिंक जरूर रहेगा। बिल्कुल, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहेगा और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। ये मतलब कोई केंद्र सरकार के लिए नहीं, राज्य सरकारों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम डेटा के साइलोज क्रिएट ना करें। मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर अपना डेटा रखने लगे और सब लोग अपना अपना डेटा रखने लगेंगे तो हमको कोई एक कंप्लीट पिक्चर नहीं हो पाएगी देश की। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखें विद फ्लेक्सिबिलिटी। सब लोगों को जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है उस फ्लेक्सिबिलिटी को हम कोशिश करते रह रहे हैं कि उसको हम इनकॉर्पोरेट करें और साथ ही साथ एपीआई के माध्यम से लोग अलग अलग फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। एक और सवाल प्रश्न है कि लैंग्वेजेस का, कि अंग्रेजी के अलावा या हिंदी के अलावा बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें क्या ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है? क्योंकि लोगों का कहना है कि अलग अलग प्रांत में जब ये भाषाएं हैं लोग इसको समझते नहीं है, तो और उससे सेंटर्स के नाम और जो कुछ भी सामने निकल के आता है तो वो अगर स्थानीय भाषा में हो तो वो और इजी होगा। तो ये एक और क्रिटिसिज्म है। बिल्कुल सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं, बेसिकली ये चीज तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप जिसके माध्यम से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, वो ऐप कई भाषाओं में है और उसके साथ साथ हम लोग अपने पोर्टल पर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम डिफरेंट भाषाएं लाएं। एक समस्या उसमें है कि जैसे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो टिपिकली पढ़ना आसान होता है रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन टाइपिंग का जो सवाल है वो टाइपिंग बड़ी थोड़ी फोनेटिक टाइपिंग होती है या भाषा का कीबोर्ड की टाइपिंग होती है जो मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए नाम वगैरह आपको लिखना होगा वो तो अंग्रेजी में ही दुर्भाग्य से जैसे लिखना पड़ता है वो लिखना होगा। टाइपिंग जब थोड़ी सी कंप्यूटर पर टाइपिंग या मोबाइल पर टाइपिंग लोकल भाषाओं में सुधर जाएगी तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोविन पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पोर्टल पर भी कि जितनी जल्दी हो सके उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर सके, जिससे कि आप अपनी भाषा चुन सकें और उसके बाद ये उसको आप उसी भाषा को प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक और सुझाव आया है कि ये जो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है, जब ये स्लॉट्स खुलते हैं, इसका कोई निर्धारित समय सीमा या एक ब्लॉक हो सकता है? क्योंकि लोगों के पास फिर ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और गेसिंग गेम हो गया है कि कब मैं जाऊं और कब करूं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सुझाव आया है और हम लोग उस सुझाव पर काम कर रहे हैं। वो ये है कि राज्य सरकारों से हम लोग बातचीत करके उनको कहें कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस समय में आप इसको खोलिए। देखिए, ये जो अभी जो स्थिति चल रही है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात करते हैं या कुछ और भी लोग बात करते हैं, ये बेसिकली इसलिए है कि डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए। तो वो जो है गैप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे हमारी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी धीरे धीरे डिमांड सप्लाई का गैप कम हो जाएगा। अब रही बात कि अभी वर्तमान इमीडिएट उसमें क्या करें हम, तो इमीडिएट में एक सुझाव यही आया है कि राज्य सरकारें अपना अपना समय निर्धारित करें, जिससे लोग जिसको रिजर्वेशन कराना है वो उस समय जाकर के रिजर्वेशन कराए और जब वैकेंसी खत्म हो जाए तो आप अगले दिन का इंतजार करें कि भाई ठीक है अगले दिन अगर वैकेंसी आएगी तो फिर हम प्रयास करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे लोग 24/7 उसमें लगे रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं, कयास लगाते रहते हैं, वो चीज हम उसको सुधार कर सकें। मेरा आखिरी प्रश्न है, और ये जो फ्रंटल जो इंटरफेस है उससे जुड़ा नहीं है। मेरा सवाल एक और मूल प्रश्न ये है डेटा सिक्योरिटी का, डॉक्टर साहब, क्योंकि कम से कम 26 से 30 करोड़ लोगों का जो है डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक रिपोजिटरी है, क्या ये डेटा सिक्योर है? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये डेटा पूरी तरह सिक्योर है। हम लोग जो एन्क्रिप्शन का और बाकी सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ कोर्स ये बात सही है कि सिक्योरिटी एक ऑलवेज डेवलपिंग पैराडाइम है। ये नहीं हो सकता कि आज कोई चीज सिक्योर है तो उन्हीं टेक्नोलॉजी से कल भी वो चीज सिक्योर रहेगी। तो हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं कि वी डिप्लॉय द बेस्ट
सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, इसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात कि देखिए दूसरी जो चीज है हम लोगों ने एज ए डिजाइन प्रिंसिपल उसको अडॉप्ट किया है, वो ये है कि हम डेटा ज्यादा मांगते ही नहीं। ये डेटा का मिनिमल डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेसी बाय डिजाइन। तो हम लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको मतलब हम लोग इंश्योर करते हैं कि बाय डिजाइन हम पूरा करें। तो आप देखिए कि हम लोग न तो एड्रेस मांगते हैं आपका, हम केवल 3 सूचनाएं मांगते हैं आपसे। आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपकी ईयर ऑफ बर्थ क्या है, बस 3 बातें मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि इन तीनों में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बिकॉज जब तक आप अपना नाम नहीं बताइएगा तब तक आपसे कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है कि नहीं। तो ये मतलब चीजें हैं, तो केवल यही 3 सूचनाएं रहती हैं। ऑफ कोर्स टेलीफोन नंबर रहता है, जिस टेलीफोन नंबर में बेसिकली आप 4 लोगों के रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने जानबूझ करके ये इंश्योर किया है कि हम कोई पर्सनली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगे और उसके बाद हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका डेटा हमारे पास सिक्योर रहे। जी, एक आपने क्योंकि डेटा की बात की और इन्फॉर्मेशन की बात की, तो एक और प्रश्न सामने आया। बीएमसी ने इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कहा है, जिनके पास ये जो 6 डेटा इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, जो आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं, जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके जो हैं, अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो कैसे रजिस्टर करें? अगर आदिवासी मूल हैं, साधु हैं, होमलेस हैं। मैं तो मान के चलता हूं कि इस देश में 128 करोड़ लोगों के पास आधार है। इस देश में लगभग सारे अडल्ट्स के पास जो है आपको वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कहना कि भाई उसी के पास कुछ भी नहीं है, इन प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ही नगण्य है। और उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई आइडेंटिटी पेपर नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास कोई मोबाइल नंबर जिनको अटैच नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे साधु हैं या असाइलम में लोग हैं या फिर ऑर्फनेज में लोग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगों के लिए अलग से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है राज्य सरकारों कि वैसे लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि इंक्लूजन जो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से ही हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल टेक्नोलॉजी के जानकार लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य होता है लोगों के जीवन को सरल बनाना, उसको फैसिलिटेट करना। उसको कठिन बनाना या उसको दुरूह बनाना किसी भी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर वो वही उद्देश्य है तो वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहे कि जो भी सुझाव मिलते हैं हमको, उन सुझावों के अनुसार हम प्रयास करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को, उस चीज को हम सबसे ज्यादा बना सकें। हमने ये भी किया है कि अगर मान लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर पर भी नहीं आदमी जा पाता है, बिकॉज अभी लॉकडाउन है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे पीछे जाना बंद है, तो वैसी स्थिति में वो टेलीफोन करे। हम लोग जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं कि लोग कॉल सेंटर के माध्यम से भी एक बुकिंग लोग अपना कर सकें। डॉक्टर आर एस शर्मा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल थे, चिंता के विषय जो लोगों के मन में थे, जिसको कि आपने एड्रेस किया है। मैं फिर आपसे कुछ दिन बाद फिर आपसे आग्रह करूंगा आप हमारे साथ जुड़े और इसी तरह लोगों को आश्वस्त करते रहें। अब थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है।